हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की रिथमी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साबुनीकरण के बारे में। साबुनीकरण साबुन निर्माण की एक विधि है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कक्षा 10वीं के बोर्ड में कई बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इस बार भी आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो साबुनीकरण होता क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को न बर्बाद करते हुए कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। साबुनीकरण एक साबुन निर्माण करने की विधि होती है। इसमें हम दो प्रकार के साबुन बना सकते हैं, एक होता है मृदु साबुन, एक होता है कठोर साबुन। तो मृदु में होता है मुलायम साबुन, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग साबुन कितने प्रकार का बना सकते हैं, दो प्रकार का। पहला जो है हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे मृदु साबुन। मृदु साबुन, तो मृदु साबुन कैसे बनेगा, तो जो यहाँ पे हम लोग क्षारक का यूज करेंगे, तो यदि हम लोग यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं तो पोटेशियम जो होता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है और इसके दौरान मृदु साबुन का क्या होता है, निर्माण होता है। और यही अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेते हैं, सोडियम, तो यहाँ पे कठोर साबुन का निर्माण होता है, कठोर साबुन का निर्माण होता है। और जो साबुन होता है यहाँ पे कठोर साबुन, इसको कपड़ा धोने में हम लोग यूज करते हैं, यानी किस में यूज करेंगे, कपड़ा धोने में। और जो मृदु साबुन होता है ये किस में होता है, तो ये नहाने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये नहाने के लिए होता है, किसके लिए, नहाने के लिए और ये जो साबुन होता है ये किसके लिए, कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए तो जो साबुन हम लोग लेंगे ये दो प्रकार का, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग दो प्रकार के साबुन का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जो साबुन होते हैं, यहाँ पे साबुन होते हैं तीन प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार का। अगर हम लोग साबुन की श्रृंखला में, अगर हम आगे मैं बताऊंगा कि साबुन के दो प्रकार के यहाँ पे पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन और एक होता है ध्रुवीय भाग। तो कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग C15H31 लेते हैं, क्या लेते हैं, C15H31 वाला भाग लेते हैं, या फिर हम लोग लेते हैं C16H33 वाला भाग लेते हैं, या फिर हम लोग C17H35 वाला हम लोग भाग लेंगे। तो यहाँ पे तीन प्रकार के साबुन बनते हैं। जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं पॉलीएट साबुन। क्या बोलते हैं, पॉलीएट, यानी कि ये जो होता है ये क्या होता है, पॉलीएट बोल रहा हूँ, पॉमीटेट होता है। क्या होता है, पॉमीटेट। ये जो साबुन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉमीटेट साबुन होता है। और ये जो होता है ये होता है ऑलिएट। क्या होता है, ऑलिएट साबुन होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ऑलिएट साबुन होता है, ऑलिएट साबुन होता है, ऑलिएट। और ये जो होता है स्टीयरेट होता है। क्या होता है, स्टीयरेट, यानी कि हो जाएगा ये स्टीयरेट साबुन होता है। तो स्टीयरेट एक हो गया, C15H31 रहेगा तो पॉमीटेट होगा, C16H33 रहेगा तो ऑलिएट होगा और C17H35 रहेगा तो स्टीयरेट। तो जो हम लोगों के दैनिक जीवन में जो साबुन मैक्सिमम यूज होता है वो क्या होता है, स्टीयरेट साबुन होता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं स्टीयरेट साबुन का निर्माण कैसे होगा, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे साबुन के निर्माण करने की विधि क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि साबुन को निर्माण करने के लिए जब उच्च अणु भार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, उच्च अणु भार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, तो इसमें ट्राई एस्टर वाले समूह होते हैं और क्रियात्मक समूह होते हैं और इसी से उच्च अणु भार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और उसकी क्रिया जैसे ही हम लोग सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनाएंगे, अभी मैं बताऊं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर हमें मृदु साबुन बनाना होगा तो हम लोग लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर हमें कठोर साबुन बनाना होगा तो हम लोग लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने का मतलब क्या है, जब उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को
सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। और साबुन निर्माण की यह जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग बोलते हैं साबुनीकरण। तो देखते हैं कैसे साबुनीकरण में साबुन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे लेता हूँ मैं यहाँ पे उच्च अणु भार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ये होता क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH2, यहाँ पे लिखेंगे CH और यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे CH और यहाँ पे मैं लेता हूँ CH2। इन तीनों से एक ही समूह जुड़ा होता है, वो है एस्टर रूपी समूह, यानी कि ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी वही रूप होगा C ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो तीनों समूह है इन तीनों समूह से क्या होगा कि यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज होता है स्टीयरेट साबुन। आपके किताबों में भी यही दिया है, तो ले लेते हैं इसी को, यानी C17H35, यहाँ पर भी क्या होगा C17H35, यहाँ पर भी क्या होगा C17H35। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने लिया है इसी का नाम है उच्च अणु भार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे लिख देता हूँ उच्च अणु भार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ये एक प्रकार का अम्ल है। अब इसकी हम लोग क्रिया कराएंगे सोडियम या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ। तो यहाँ पे ले लेता हूँ साथ में मैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड के 3 मोल NaOH। तो इसके 3 मोल के साथ क्रिया कराऊंगा। क्यों 3 मोल लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये 3 पार्ट है, यानी कि रिएक्शन होने के जो चांसेस है वहाँ तीनों जगह होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे पोलरिटी क्या होती है, ज़्यादा क्रिएट होती है। जैसे ये वाला बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में पोलरिटी ज़्यादा क्रिएट होती है। पोलरिटी का मतलब होता है कि आयनिक होने के कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास थोड़ा सा पावर अधिक होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो जब इसके पास पावर अधिक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ऑक्सीजन पे हो जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पे होगा प्लस चार्ज। वही क्रिया यहाँ पर भी होता है। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन पे होता है माइनस और कार्बन पे हो जाता है प्लस। ये वाला भी बॉन्ड जब टूटता है तो ऑक्सीजन पे हो जाता है माइनस, इस पे होता है प्लस। यानी कि ये जो तीनों पार्ट है इन तीनों पार्ट पे क्या होगा, प्लस चार्ज, और ये तीनों पार्ट है ऑक्सीजन वाला, इन तीनों पे क्या होगा, माइनस चार्ज। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड 2 भागों में टूटता है, Na+OH-। तो जो यहाँ पे प्लस वाला पार्ट होता है ये ऑक्सीजन से आकर के जुड़ जाता है, और जो माइनस वाला पार्ट होता है वो प्लस वाले यानी कि कार्बन वाले पार्ट से आकर के जुड़ जाता है। और क्या बनाते हैं, तो रिएक्शन के दौरान ये बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले C17H35 को हम लोग लिख लेते हैं, C17H35, यहाँ पे ठीक से इसको लिख लेते हैं C17H35। तो ये C17H35 है, ये किससे जुड़ा है, तो कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे कार्बन, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी C17H35 से जुड़ा हुआ है कार्बन, और कार्बन से जुड़ा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इससे जुड़ा है ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ये टूटा है, तो ये टूटा है तो ऑक्सीजन पे आया माइनस चार्ज, और इस माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, सोडियम प्लस चार्ज, यानी कि ये आकर के जुड़ जाएगा, जिसके वजह से इसका माइनस और इसका प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीज़ बना है ना, ये उच्च अणु भार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना है। क्या बना है, उच्च अणु भार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, और इसी को हम लोग साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुन। और इसके कितने मोल मिलेंगे, तो यहाँ से 1 मोल मिलेगा, यहाँ से 1 मोल मिलेगा, और यहाँ से 1 मोल, यानी कि ऐसे ऐसे 3 रूप मिलेंगे। तो इन तीनों को हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 3C17H35 COONA, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
साबुन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साबुन कहते हैं। और इसका नाम बोल सकते हैं हम लोग उच्च अणु भार वाला, उच्च अणु भार वाला उच्च अणु भार वाला क्या बोल सकते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। और ये जो चीज़ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साबुन कहते हैं। प्लस में यहाँ पे बनेगा क्या? तो ये वाला जो पार्ट था ये तीनों के तीनों पे प्लस आ रहा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं CH और यहाँ पर भी है CH2। और इन तीनों से क्या जुड़ेगा? तो इन तीनों से OH, यानी कि इन तीनों से OH जुड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल हम लोग कहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल कहेंगे। और ये जो ग्लिसरॉल होता है काफ़ी ज़्यादा मुलायम गाढ़ा द्रव होता है। ये जो साबुन होता है, साबुन को पारदर्शी करने में और मुलायम करने में यूज होता है। तो ये मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे। और ये जो चीज़ बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साबुन भी कहते हैं। यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा होगा तो लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग साबुन। क्या बोलते हैं? साबुन भी कहते हैं। तो ये जो चीज़ आपका बना है, क्या किया हम लोग? तो उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को किससे? क्षारक के साथ क्रिया। क्षारक में क्या लिया हम लोग? सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। जब क्रिया कराए इन दोनों का तो हमें क्या प्राप्त हुआ? साबुन प्राप्त हुआ, और साथ ही में ग्लिसरॉल भी प्राप्त हुआ। और यह साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं साबुन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कुछ कच्चे पदार्थों के बारे में। तो साबुन के निर्माण में प्रयुक्त होता है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है वसा, तेल या चर्बी। जो पहले के साबुन बनते थे वो जानवरों के चर्बियों के से निकाले गए घीओं से बनते थे। और आधुनिक जीवन में पाम ऑयल हो गया, वसा हो गया, इन सब का यूज करके, वनस्पति घी हो गया, इन सब का यूज करके साबुन का निर्माण किया जाता है। और ये जो वसा होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। इन्हीं से क्या होता है? साबुन का निर्माण होता है। साबुन का निर्माण में कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होता है जो हमारे आँखों में जलन उत्पन्न करता है। आप लोग देखे होंगे जब साबुन हमारे आँख में लगता है तो जलन टाइप महसूस होता है, वो किसके कारण होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण ही होता है। अब उसके बाद अगला जो यहाँ पे पॉइंट है वो है रेजिन। जो साबुन होता है उसमें रेजिन की मात्रा होती है, और ये क्या करता है? रेजिन जो होता है साबुन में झाग उत्पन्न करने का कार्य करता है। अगर साबुन में रेजिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो झाग ज़्यादा निकलता है, रेजिन की मात्रा कम हो जाती है तो झाग कम निकलता है। उसी तरह यहाँ पे अगला पॉइंट है जिसका नाम है नमक। यानी कि जो नमक होता है ये साबुन को गलाने का कार्य करता है। अगर साबुन में नमक की मात्रा अगर कम रहेगी तो साबुन कम गलनशील होगा, और अत्यधिक रहेगी तो साबुन क्या होगा? अत्यधिक गलनशील होगा। यानी कि ये साबुन को गलाने का कार्य करता है। अगला जो पॉइंट है वो है नमी। नमी कहने का मतलब क्या है कि जो साबुन होता है उसमें हाइड्रेट की भी मात्रा होती है, नमी की भी मात्रा होती है, और ये जो नमी होता है वो 10% से अधिक होनी नहीं चाहिए, न ही 10% से कम होनी चाहिए। अगर 10% से अधिक नमी है तो वो साबुन के गलने के संभावनाएं क्या होती हैं? जल्दी होती हैं, और वो साबुन गलना शुरू कर देता है। जब नमी 10% से कम होती है तो साबुन चटकना शुरू कर देता है या फटना शुरू कर देता है, उसमें दरारें उत्पन्न होने लगती हैं। तो कहने का मतलब क्या है? साबुन में जो नमी का परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 10%, ना उससे अधिक ना ही उससे कम। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? ये साबुन को पारदर्शी बनाने में कार्य करता है। आप लोगों ने देखा होगा पियर्स साबुन काफ़ी ज़्यादा पारदर्शक होता है, यानी कि उसके आर पार भी हल्का फुल्का दिखाई देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि साबुन को पारदर्शी बनाने में ग्लिसरॉल का भी उपयोग किया जाता है। और ये जो साबुन होता है इसके जो झाग होते हैं,
साबुन के जो झाग होते हैं, ग्लिसरॉल क्या करता है, उन झागों को सूखने से क्या करता है, रोकता है। तो ग्लिसरॉल का दो कार्य होता है, साबुन को पारदर्शी बनाने में भी और झाग को सूखने से रोकता भी है ये। तो कहने का मतलब ये जो जितने भी मटेरियल्स है ये साबुन के निर्माण में यूज होते हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो ये देखने वाले हैं कि उसका अच्छे साबुन के गुण क्या होते हैं इनके बारे में, क्योंकि हम लोग बोर्ड के हिसाब से पढ़ने वाले हैं और बोर्ड में जो आएगा केवल उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं कितना लिखना है केवल उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे साबुन के गुणों के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखा हूँ साबुन की संरचना में यहाँ पे हमने देखा है C17H35 COONA। ये जो भाग है ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं C17H35। और ये वाला जो भाग है ये क्या है, ध्रुवीय भाग होता है या पोलर पार्ट होता है, इसको हम लोग COONA से इंगित करते हैं। तो ये जो भाग होता है इसको हम लोग मुख बोलते हैं, ये जो भाग होता है इसको पुच्छ बोलते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है, जो साबुन का ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है ये मैल्स नहीं होता है। क्या होता है, मैल्स नहीं, यानी कि ये मैल में घुलने का कार्य करता है और मैल को साफ करने का कार्य करता है। और ये वाला जो भाग होता है ये होता है जल्स नहीं, यानी कि ये जल में घुलने का कार्य करता है। ये वाला भाग जल में घुलता नहीं है, मैल के साथ घुलता है। और ये वाला जो भाग होता है ये जल में घुलता है, मैल के साथ नहीं घुलता है, जिसकी वजह से मैल में घुल करके क्या करता है कि कपड़ों से मैल की पकड़ के मैल का जो संपर्क होता है कपड़ों से उसको कमज़ोर कर देता है और उसको बाहर निकाल देता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पूंछ जो होता है ये मैल को साफ करने का कार्य होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, जो पूंछ होती है गाय भैंस की, वो जहाँ भी बैठती है तो अपने पूंछों से क्या कर देती है, साफ कर देती है। तो इससे हम लोगों को याद रहेगा कि जो पूंछ होता है ये मैल्स नहीं होता है और ये जो मुख होता है ये क्या होता है, जल्स नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, ये द्रव विरागी है, यानी कहने का मतलब ये जल में घुलने वाला नहीं है। और इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोमिस होता है जल और फिलिक का मतलब होता है स्नेह करने वाला, यानी कहने का मतलब जल से स्नेह करने वाले को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो मुख को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिलिक और इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो साबुन के दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो होता है इसको मुख बोलते हैं और हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है इसको हम लोग पूंछ बोलते हैं। ये मैल को साफ करने का कार्य करता है और ये जल में घुलने का कार्य करता है। तो ये हो गया साबुन की संरचना। अब हम लोग देखेंगे साबुन के गुण। तो साबुन के यहाँ पे गुण के बारे में हम लोग देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला जो गुण है ये क्या है, इसमें क्षार की मात्रा अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे थे, तो इनकी मात्रा अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। अगर मात्रा अत्यधिक होती है तो हमारे त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। उसी तरह यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है, यह ज़्यादा गलनशील नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, साबुन ज़्यादा गलनशील नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरा यहाँ पे गुण दिया है, यह सुगंधित होना चाहिए, यानी कि जो साबुन होना चाहिए उसमें अच्छी सुगंध आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यह प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, साबुन को अगर चटक रहा है तो वो अच्छा साबुन का गुण नहीं होता है, यहाँ पे वो चटकना नहीं चाहिए प्रयोग करते समय। उसके बाद यहाँ पे पांचवा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें नमी की मात्रा 10% ही होनी चाहिए, ना ही उससे अधिक होनी चाहिए ना ही उससे कम होनी चाहिए। तो 10% अच्छे साबुन में नमी होती है। तो ये हो गया साबुन के गुणधर्म और ये हो गई साबुन की संरचना। इसके पहले हम लोगों ने देखा साबुन के निर्माण की विधि। जितना आपका बोर्ड में आने वाला पार्ट था वो सब आपको वीडियो में इसमें मिल चुका है। और आज के लिए केवल इतना ही। आगे हम लोग चर्चा करेंगे एसिटिक अम्ल या एथिल एल्कोहल, जो कि बोर्ड में आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को हम लोग पढ़ेंगे, जो अभिक्रियाएं बोर्ड में आती हैं कक्षा 10वीं के और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कैसा लगा होगा ये वीडियो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएंगे और इसका आने वाला वीडियो इसी के हिसाब से होगा, जैसा आप लोगों का कमेंट होगा उसके हिसाब से वो वीडियो आपका बनेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।